नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम धामी का जो दिल्ली दौरा रहेगा। बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, उत्तराखंड के विकास पर भी हो सकती है चर्चा। तो बता दें, कल भी सीएम धामी दिल्ली पर थे और इस दौरान उन्होंने ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात की थी और आज बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संभावित बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से अतिरिक्त बिजली की मांग की थी। मुलाकात में कल उन्होंने राज्य को केंद्रीय पुल से मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया था। और आज बीजेपी नेताओं से सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के विकास पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, 2 दिवसीय सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और ऐसे में आज बीजेपी के बड़े नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री कई केंद्रीय नेताओं से, बीजेपी के दिग्गज नेताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं और उत्तराखंड के विकास पर मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। इस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली में ही है और दिल्ली में जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा गया है और जैसे ही मुख्यमंत्री का ये समय फाइनल हो जाएगा उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। एक रोज पहले भी मुख्यमंत्री ने कई नेताओं से, कई मंत्रियों से मुलाकात की और उत्तराखंड की आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध किया है और सकारात्मक रुख भी खासतौर से केंद्रीय मंत्रियों का नजर आया है। संबंधित उत्तराखंड की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में है और आज भी कई पार्टी के दिग्गज नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से हमने देखा था कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जो संभावित बिजली संकट है उससे निपटने के लिए उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मांग की थी बिजली की अतिरिक्त को लेकर। जिस तरह से राज्य को केंद्रीय पुल से मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का अनुरोध भी किया गया था और केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में सकारात्मक निर्णय देने का भी आश्वासन दिया। और आज बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर सकते, उत्तराखंड के जो विकास है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बने रहिए अब हमारे साथ सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए, बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने केंद्र से अतिरिक्त बिजली मांग की। उत्तराखंड के लिए मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मांग की। सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से यह अनुरोध किया था जो बिजली की समस्या है उससे निपटने के लिए उत्तराखंड का साथ दिया जाए और इसे लेकर उन्होंने सकारात्मक निर्णय देने का भी आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्रालय उत्तराखंड की कार्य योजना तैयार की जाएगी। अब चलिए, ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, सीएम धामी ने केंद्र से अतिरिक्त बिजली के लिए केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया था। देखिए अमृता, उत्तराखंड में आने वाले समय में विद्युत का संकट खड़ा ना हो, आम जनमानस विद्युत की कमी के चलते परेशान ना हो, इस पर राज्य सरकार लगातार फोकस कर रही है। जो इस वक्त विद्युत उत्पादन है उसकी जो उपलब्धता है उसको और जो उत्पादन है उसमें जो गैप है वो करीबन 300 मेगावाट का है और इस गैप की भरपाई करने के लिए केंद्रीय पूल से लगातार राज्य सरकार, मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं। पहले जब इसका समय समाप्त हो रहा था 28 फरवरी को, उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था, फोन पर बात की थी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से और अब मुलाकात की है और मुलाकात में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने ये अनुरोध किया है कि 2024 तक जो उत्तराखंड की आवश्यकता है बिजली की, जो उत्पादन और उपलब्धता के बीच में जो गैप है इसकी भरपाई की जाए और तब तक राज्य सरकार जो है वो अपने संसाधनों से बिजली के स्रोतों को और बढ़ाने की कोशिश करेगी। इन दिनों क्या है, जो नदियों का जल स्तर है वो भी कम वर्षा होने के कारण और कम बर्फबारी होने के कारण वो जल स्तर कम हो रहा है और इसकी वजह से जो जल विद्युत का जो उत्पादन है उसमें भी हाल फिलहाल में कमी देखी जा रही है। तो फिलहाल केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया जा रहा है और उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया है कि आने वाले समय में सहयोग किया जाएगा और इसके लिए जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय है और उसकी टीम उत्तराखंड पहुंचेगी और इन तमाम पहलुओं पर फोकस करेगी और उसके बाद संभवतः इस अवधि को आगे बढ़ाते हुए जो केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को बिजली दिए जाने की मांग की जा रही है ये पूरी कर दी जाएगी, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। तो देखना होगा
मुख्यमंत्री आज दिल्ली में ही है। मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो, उत्तराखंड विकास हो, इस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी कई केंद्रीय नेताओं से, कई मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। और जो ये विद्युत संकट है, ये आने वाले समय में उत्तराखंड में कम से कम पैदा नहीं होगा। इस पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। बिल्कुल सोनू, लगातार सरकार इस पर फोकस कर रही है और विशेष मुलाकात जो कल थी सीएम धामी और ऊर्जा मंत्री के बीच, सभी की इस पर नजरें टिकी थी और कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री ने भी अब राज्य सरकार को भरोसा दिया है कि उत्तराखंड में जो बिजली की मांग की जा रही थी उसका जरूर अध्ययन किया जाएगा और एक कार्य योजना जो है वो तैयार की जाएगी और आने वाले दिनों में उत्तराखंड वासियों को कहीं ना कहीं बिजली के संकट से निजात मिल सकेगी। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड का जो बजट सत्र है वो 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है। पक्ष विपक्ष के विधायकों ने रणनीति भी तैयार कर ली। स्पीकर ने शांतिपूर्ण सत्र की उम्मीद जताई है। चलिए ज्यादा जानकारी की एक बार फिर रुक करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, पक्ष विपक्ष के विधायकों ने जो रणनीति बनाई है और अब ये कहा जा रहा है स्पीकर की ओर से जो सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्या लगता है कि वाकई शांतिपूर्ण रहेगा ये सत्र? देखिए अमृता, यही अपने आप में एक अहम सवाल है। सत्र शुरू होने से पहले कई स्तर की बैठकें आयोजित की जाती हैं और पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं, दलीय नेताओं की बैठक आयोजित की जाती है और कार्य मंत्रणा की बैठक आयोजित की जाती है। कामकाज सत्र में आखिर क्या होगा, क्या प्रारूप सत्र का होगा। और ऐसे में पहले सत्र से पहले जो बैठकें की जाती है जिसमें विपक्ष के नेता, विधायक जो हैं वो शामिल होते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, संसदीय कार्य मंत्री को कि जो सत्र है वो शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया जाएगा और विपक्ष के नेताओं का पूरा सहयोग होगा। लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो सत्र अक्सर हम देखते हैं कि पहला दिन सत्र का हंगामे की भीड़ चढ़ जाता है और जो जनता उम्मीद लगाए बैठी होती है कि विकास के मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा होगी, विकास के कामकाज होंगे, खास तौर पर सकारात्मक पहलू पक्ष विपक्ष के विधायकों का देखने को मिलेगा। या तो ऐसा नजर आता है कि जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो पूरी तरह से विपक्ष के नेताओं के जवाब नहीं दे पाते, विपक्ष के जो विधायक होते हैं उनको उनके सवालों के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, इसको लेकर के हंगामा होता है। या फिर विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी जन मुद्दों को लेकर के एक मांग पर अड़ जाते हैं कि नियम 310 के तहत इस पर चर्चा कराई जाए। इसको लेकर के जब विपक्ष वेल में आकर के हंगामा करता है तो सत्र की जो कार्रवाई है वो बाधित हो जाती है। पहले भरोसा दिलाया जाता है और उसके बाद सत्र का जो नजारा है सदन के अंदर का सत्र के दौरान वो निश्चित तौर पर हंगामेदार नजर आता है। तो ये देखना होगा कि अब दोनों ही विधायक, चाहे वो पक्ष के विधायक हों चाहे वो विपक्ष के विधायक हों, अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो विपक्ष के जो विधायक हैं, सदन के सदस्य हैं, उनके सवालों का आखिर किस तरह से जवाब देते हैं और क्या जो विपक्ष के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या वो सरकार के जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, क्या उनके जवाबों से वो संतुष्ट हो पाते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखना होगा जिस तरह से रणनीति तैयार की गई है पक्ष विपक्ष की ओर से, किस तरह से सवाल होंगे, उसका जवाब से कितना ज्यादा विपक्ष संतुष्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तो ये दावा किया जा रहा है जो विधानसभा का बजट सत्र होगा वो शांतिपूर्ण होगा, लेकिन 13 मार्च को ही अब जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी कि आखिर वाकई क्या बजट सत्र शांतिपूर्ण तरीके से इस बार चल सकेगा। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मंत्री रेखार ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया। पात्रों के अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। सभी बालिकाओं के प्रमाण पत्रों की अब जांच की जाएगी। सोनू, आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कैसे? देखिए कहीं ना कहीं इसमें जो जनपदों के अधिकारी हैं उनकी इसमें संलिप्तता है और खास तौर पर उनकी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसका नतीजा आज ये पूरा का पूरा मामला
मंत्री के संज्ञान में आया और मंत्री ने इसमें साफ तौर पर 2 टुक ये हिदायत दी है, ये आदेश दे दिए सचिव स्तर के अधिकारियों को कि पूरे के पूरे फर्जीवाड़े की जो फर्जीवाड़ा हुआ है कन्याओं के नाम पर, नंदा गौरा देवी धन कन्या योजना के नाम पर जो आय प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, उन प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाए और इसमें जो भी अपात्र लाभार्थी हो या फिर इसमें अधिकारी हो या कर्मचारी हो, इन सब पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो प्रमाण पत्र जमा कराए गए हैं विभाग में, खास तौर पर इन प्रमाण पत्रों की भी जांच करा ली जाए। ये मामला बहुत गंभीर है और ऐसे में अब चूंकि मंत्री ने इसमें सख्त रुख जो अब अख्तियार कर लिया है, तो ये देखना होगा कि आखिर कितने इसमें अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं और कौन कौन ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना के नाम पर अपात्र होते हुए सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा किया और उसके बाद फिर इस योजना का लाभ लिया है। इस लाभ लेने वालों पर भी एक्शन होगा और खास तौर पर जो इसमें संलिप्त अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर भी एक्शन होगा। आने वाले समय में जब जांच आगे बढ़ेगी, मुकदमा दर्ज होगा, तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। बिल्कुल सोनू, फिलहाल जब मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं जो दूध का दूध पानी का पानी है वो साफ हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके सोनू, जिस तरह से सरकार योजनाएं चलाती है बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, बावजूद इसके जो अधिकारी कहीं ना कहीं इस पूरी योजना पर पानी फेर देते हैं। इस तरह की योजनाएं जो हितग्राही हैं उनको मिल सके, जो प्रदेश की बेटियां हैं वो बची रहें, ऐसे अधिकारियों पर ऐसे में इस लापरवाही का क्या अंजाम सरकार को देना चाहिए? देखिए, सरकार अगर इस पूरे के पूरे मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है, खास तौर से विभाग और मंत्री, तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों की जिनकी संलिप्तता इसमें आती है, निलंबन से काम नहीं चलेगा, सीधे बर्खास्त भी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का, बालिकाओं का, बेटियों का हक मारा जा रहा है। सरकार एक तरफ ऐसे परिवारों को, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना संचालित करती है, योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है, बड़े बड़े आयोजन करके योजनाओं का शुभारंभ कर दिया जाता है और उसके बाद इस योजना का जो वास्तव में इसके हकदार हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता और जो अपात्र लोग हैं वो और उनके परिजन योजनाओं का लाभ उठाते हैं। तो चूंकि मामला गंभीर है, ऐसे में ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खास तौर पर ऐसे अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा और एक संदेश मंत्रालय को, विभाग को देना होगा कि आगे यदि इस तरह की योजनाओं में किसी के भी हक पर यदि कोई भी डाका डालता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और ये कहीं ना कहीं एक जो प्रेरणा है वो कहीं और अधिकारियों के लिए भी बनेगी कि आगे अगर किसी ने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं नसीहत के तौर पर इन अधिकारियों को लेना होगा कि उसके साथ अंजाम क्या होगा। तो जो अपात्र हैं उनको, अब जो पात्र हैं उनको देखना होगा। हालांकि मंत्री ने इस बात को कहा है कि जो पात्र लाभार्थी हैं उनके जो हक है उसको छीनने नहीं दिया जाएगा पात्रों के माध्यम से, और अधिकारी कर्मचारी के सबको भी साफ तौर पर गंभीरता से लिया जा रहा है और यही वजह है कि मुकदमा दर्ज करने की और जांच करने के अब इसमें आदेश दे दिए गए। बिल्कुल सोनू, लगातार जो सरकार है इस तरह की योजनाएं चलाती है ताकि जो प्रदेश की बेटियां हैं उन्हें उनका हक मिल सके और कई जागरूक अभियान भी चलाए जाते हैं सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर। बावजूद इसके जब इस तरह के मामले सामने आते तो कहीं ना कहीं काफी हैरान कर देने वाले होते हैं। और जिस तरह से इस बार मंत्री ने सख्त रवैया अपनाया और साफ उन्होंने कह दिया है कि अब इस तरह की जो गलती होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आने वाले समय में इस तरह के जो भी कृत्य करता है अधिकारी उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़े और आने वाले दिनों में इस तरह का जो संदेश है वो भी समाज में पहुंचे कि जो बेटियों का हक है, जो भी मारेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा सरकार की ओर से दी जाएगी। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर अब उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से शुरू होने जा रही है। 25 मई तक जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए 1253 केंद्र बनाए गए हैं। सोनू, उत्तराखंड में 16 मार्च से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की गई हैं ताकि जो नकल है वो ना हो सके? देखिए अमृता, अभी हमने तमाम परीक्षाओं से संबंधित तमाम अपडेट्स जो हैं वो अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाए हैं। खास तौर से हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं उत्तराखंड में होनी है तो बोर्ड की परीक्षाएं भी
पारदर्शी तरीके से हो, खास तौर पर नकल विहीन हो और इन से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं उन पर जो विभाग के मंत्री उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है, ताकि जो परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा सके और जो परिणाम है इनके परिणाम घोषित करने की भी विभाग ने स्थिति तय कर दी है। फोकस हो रहा है इस पर कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर कर ली जाए, दुरुस्त कर ली जाए और जिन संसाधनों की या जिन मैन पावर की जरूरत है उनको समय रहते उनकी ड्यूटी तैनात कर दी जाए। तो ये तमाम पहलू हैं जो परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। छात्र छात्राओं की जो परीक्षाएं होनी है, परीक्षाओं से संबंधित जो व्यवस्थाएं उनको मुकम्मल कर लिया जाए। ये मंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं और तिथि जो है वो तय हो चुकी है। ये परीक्षा जो है नकल विहीन हो, इस पर विभाग का फोकस है। खास तौर पर मंत्री ने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये नकल विहीन हो और जो व्यवस्थाएं वो पूरी की पूरी व्यवस्थित कर ली जाएं। बिल्कुल, मंत्री ने जिस तरह से इस बार सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं कि नकलविहीन परीक्षा होनी चाहिए, इसके साथ ही मोबाइल पर भी पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि उड़नदस्ते की तैनाती करने के साथ ही अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री ने के अनुसार उड़नदस्ते सभी परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे, खासकर रोड साइड से अधिक दूरी पर स्थित केंद्रों पर भी अनिवार्य रूप से जाना सुनिश्चित होगा। 3 बार से अधिक संवेदनशील श्रेणी में रहे परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी, जिससे नकलविहीन परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके। चलिए, बड़ी खबर मिल रही है जहां मृत कर्जदारों के परिजनों को अब एक बड़ी राहत सरकार देने जा रही है। मृत कर्जदारों का ब्याज जो है वो सरकार माफ करेगी। मृतक के परिजनों को अब नहीं देना पड़ेगा मूलधन। सुनो, अब कहीं ना कहीं जो कर्जदार मृत के कर्जदार के परिजन हैं उन्हें बड़ी राहत सरकार की ओर से मिलने जा रही है। देखिए, इस पर पहले से ही कवायद चल रही थी और सरकार खास तौर पे जो महकमा है वो ये कोशिश कर रहा था कि इनको किस तरह से राहत दी जाए, क्योंकि ये बजट का मामला है और ऐसे में इसका एक प्रारूप तैयार किया गया और अब ये फैसला लिया गया कि जो मृत कर्जदार हैं उनके परिजनों को आखिर कैसे राहत दी जाए, क्योंकि इसमें जो ब्याज की धनराशि है वो भी काफी बड़ी है। ऐसे में आज को कैसे जो है सरकार कैसे इसको एडजस्ट करेगी। तो अब ये फैसला लिया गया है कि जिन कर्जदारों का ऋण नहीं चुकाया गया उस पर जो ब्याज की धनराशि काफी बड़ी हो गई है, इसका समायोजन जो है, इसका एडजस्टमेंट जो है वो विभाग करेगा, सरकार करेगी और इन परिवारों को राहत दी जाएगी। तो ये पहले से इसमें कवायद की जा रही थी और अब ये विभाग की जो खास तौर पे कवायद है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और जो ऋण लेने वाले परिवार हैं और उन पर जो ब्याज का ये बोझ पड़ रहा था, जो बकायेदार है, उनके लिए कहीं ना कहीं हम ये राहत की खबर बोल सकते हैं। आने वाले समय में इन तमाम परिवारों को जिन्होंने ऋण लिया था, जो नहीं चुका पा रहे थे, जो कर्जदार हैं और जिन पर ये ब्याज का भाग जो है वो बढ़ता जा रहा था, इसलिए आने वाले समय में इन तमाम लोग परिजनों को राहत मिलने वाली। बिल्कुल, देखिए, बड़ी राहत, एक सराहनीय कदम, भले ही समझौता हो सरकार की ओर से, लेकिन ये सराहनीय कदम है सरकार का, जहां अब सहकारी विभाग ने मृतक बकायेदारों के परिजनों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार के फैसले से कहीं ना कहीं उनमें एक बड़ी राहत है और मृतक के परिजनों को अब केवल मूलधन ही देना पड़ेगा, उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद करीब 31,221 लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां चारधाम यात्रा में अब यात्रियों को बड़ी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। एम्बुलेंस और डॉक्टरों की भी तैनाती होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच को लेकर भी सुनिश्चित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा को लेकर इस बार विशेष सतर्कता बरती जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फोकस रहेगा। एम्बुलेंस और डॉक्टरों की भी तैनाती की जाएगी। सोनू, कहीं ना कहीं पिछले साल जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, 280 तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य के कारणों के चलते मौत भी हो गई थी, और अब कहीं ना कहीं उन गलतियों से सबक लेकर सरकार अब एक स्वास्थ्य सुविधाओं पर यात्रियों की ध्यान देने जा रही है। देखिए, राज्य का स्वास्थ्य महकमा जो वो त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो ढांचा है उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से खास तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को चार धाम यात्रा मार्गों पर व्यवस्थित कर सकती है। उसके लिए जो
व्यवस्था की जा सकती है वो की जा रही है। और जहां पर जिन स्थानों पर या जिन उपकरणों के लिए खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार से जरूरत पड़ती है आर्थिक सहयोग की या मेडिकल सेक्टर के संसाधनों की, तो उसमें केंद्र सरकार से सहयोग लिया जाएगा। इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है, इसका प्रारूप और प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्दी ये केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जैसे कि आपने स्वयं भी जिक्र किया अमृता कि बीती चारधाम यात्रा में तमाम लोग जो प्रभावित हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। खास तौर से इसमें ज्यादातर हार्ट अटैक जैसे मामले सामने आए। तो ऐसे में लाइफ सपोर्ट और वेंटिलेटर और जो ईसीजी जैसी जो मशीनें हैं उनकी उपलब्धता हो सके। और जो स्वास्थ्य महकमा है वो इस पर भी फोकस कर रहा है कि सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इसके साथ साथ जो निजी सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो अस्पताल हैं, उनकी भी चारधाम यात्रा के दौरान सेवाएं ली जाएं, ताकि जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, वो प्रभावित ना हो, उनको इसका खामियाजा अव्यवस्थाओं का ना भुगतना पड़े। तो देखना होगा कि चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं आखिर कितनी बेहतर हो पाएंगी, ताकि यात्रा के दौरान जो यात्री श्रद्धालु या भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं वो सुखद और सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर वापस लौटे। बिल्कुल सोनू, अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में जो बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, अब स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। बता दें पिछले साल चारधाम यात्रा से जिस तरह से तीर्थयात्री उमड़े थे और शुरुआती दौर में जबरदस्त अर्थव्यवस्था देखने को मिली थी, उसे देखते हुए राज्य सरकार इस बार अत्यधिक चौकसी कर रही है और स्वास्थ्य विभाग ने भी चारधाम यात्रा को लेकर 3 स्तरीय व्यवस्था करने का ऐलान किया। पिछले साल केदारनाथ यात्रा के समय 280 तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य कारणों से मौत हो गई थी, इसलिए इस बार पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को सुगम बनाने पर सरकार का विशेष फोकस है। चारधाम यात्रा में इस बार स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की भी तैनाती रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।